अमिताभ ने अपने जीवन में कई मकाम हासिल किए हैं। उन्होंने शोहरत की वो बुलंदियां छुई हैं जो आने वाले कई दशकों में कईयों को नसीब नहीं होगी। शायद इसलिए तो अमिताभ को सदी का महानायक भी कहा जाता है। इंडस्ट्री में हर कोई उनको बहुत इज्जत करता है, और करे भी क्यों ना। उम्र के इस पड़ाव में भी अमिताभ जो मेहनत करते हैं वो बहुतों के लिए बेहद मुश्किल है। लोगों के प्रति उनका सरल व्यवहार भी खूब सराहा जाता है। अमिताभ ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनके किरदार आइकॉनिक हो चुके हैं। लेकिन बिना उतार चढ़ाव के जीवन कैसा, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई सुपरस्टार, वक्त की मार तो सबको पड़ती है और बराबर पड़ती है। और ऐसे ही एक मार पड़ी अमिताभ को। साल था 1987। अमिताभ करियर के पीक पर थे। जंजीर, शोले, हेरा फेरी, परवरिश, त्रिशूल, नमक हलाल, अमर अकबर एंथोनी, डॉन जैसी कई सुपरहिट फिल्में आ चुकी थी। और तभी किस्मत ने करवट ली और अमिताभ का नाम बोफर्स घोटाले से जुड़ गया। इस घोटाले के सामने आने से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ था, और इसकी आंच में अमिताभ भी पूरी तरह से झुलस गए। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगने लगे। उन्हें बोफर्स का दलाल तक कहा जाने लगा। अमिताभ बच्चन इससे एकदम से टूट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मुझ पर और मेरे परिवार पर यह आरोप लगे तो हमारे जीवन के हर पहलू को काले स्याही के रंगों में ही दिखाया गया। अच्छा, उनका नाम इस घोटाले में जुड़ा क्यों, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अमिताभ और राजीव गांधी की दोस्ती को तो आप जानते ही हैं। उन दिनों गांधी परिवार से उनका ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि अमिताभ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। अपने दोस्त राजीव के कहने पर अमिताभ ने इलाहाबाद में उस समय के दिग्गज हिमवंती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से चुनाव जीते। कहते हैं कि सत्ता का नशा किसी से भी नहीं संभलता, और यही अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने पद का भरपूर लाभ उठाया, और शायद यही बात उनके विरोधियों को नागवार गुजरी। और जब बोफर्स घोटाले सामने आया तो राजीव गांधी सरकार के साथ अमिताभ बच्चन की भी खूब किरकिरी की गई, और इन सब से दुखी होकर अमिताभ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा कि राजनीति में आना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हालांकि बाद में वो बोफर्स मामले को लेकर वो ब्रिटेन की अदालत में गए और उन्होंने उस केस को जीत लिया और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से बरी हो गए। लेकिन ये समय उनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। उसके बाद अमिताभ ने राजनीति से दूरियां बना ली और अपनी फिल्मी करियर की तरफ ध्यान दिया। और साल 1988 से लेकर साल 1992 के बीच गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, बंटवारा, तूफान, जादूगर, अग्निपथ, आज का अर्जुन, अजूबा, खुदा गवाह कई फिल्में आई और सब ठीक ठाक चल रहा था। पर शायद परेशानियां अभी गई नहीं थी अमिताभ के जीवन से। साल था 1995। अमिताभ ने खुद की एक कंपनी खोली, ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी अच्छी चली और पहले साल ही उसने 15 करोड़ का मुनाफा दिया। साल 1996 में कंपनी ने मिस वर्ल्ड जैसा बड़ा इवेंट कराया। लेकिन इसके लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, तो अमिताभ ने खुद के पैसे लगा के स्पॉन्सर किया। लेकिन उन दिनों भारत में ऐसे इवेंट का बहुत क्रेज नहीं था, तो कंपनी उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर सकी और कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचा। इस नुकसान की पूर्ति के लिए अमिताभ ने बैंकों से लोन लिया। वो चाहते थे कि लोन लेकर कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच तेरे मेरे सपने और 7 रंग के सपने ABCL ने प्रोड्यूस की। अमिताभ को उम्मीद थी कि उससे ABCL को मुनाफा होगा और घाटे की भरपाई हो जाएगी। लेकिन इन फिल्मों के अलावा बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही थी, जैसे राजा हिंदुस्तानी, रंगीला, बॉर्डर और दिल तो पागल है। बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्मों के आगे अमिताभ के प्रोडक्शन की ये 2 फिल्में नहीं चल पाई। इसके बाद तो ABCL का बहुत बुरा हाल हो गया। अमिताभ ने अपनी कंपनी से मृत्युदाता नाम की एक और फिल्म रिलीज की, लेकिन इसका हाल तो पीछे की दोनों फिल्मों से भी बुरा हो गया। साल 1999 आते आते अमिताभ का और भी बुरा हाल हो गया। उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। घर तक बेचने की नौबत आ गई। कंपनी पर लगभग 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। अमिताभ बताते हैं कि कैसे लेनदार उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे
उन्हें गालियां सुननी पड़ती थी। उस समय धीरू भाई अंबानी ने उन्हें आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन अमिताभ एक खुददार व्यक्ति थे। उन्होंने मदद लेने से मना कर दिया। उन दिनों अमिताभ के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे अमर सिंह। चाहे राजनीति हो या कॉर्पोरेट जगत, हर जगह अमर सिंह का दबदबा था। कई अभिनेता राजनेता बनने के लिए अमर सिंह के दरवाजे पर खड़े रहते थे। अमर सिंह ने अपने कारोबारी दोस्त से अमिताभ की बहुत मदद कराई। अमिताभ ये बेझिझक कहा करते थे कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो आज मैं सड़क पर होता। और कई मौके पर खुद अमिताभ ने अमर सिंह को गाड़ी में बिठाकर खुद गाड़ी ड्राइव की। कहा जाता है कि अमिताभ के घर जो पार्टियां होती थी उसकी गेस्ट लिस्ट अमर सिंह ही तय करते थे। जया बच्चन को राजनीति में लाने में अमर सिंह का ही रोल था। बहरहाल अमर सिंह ने अमिताभ को बहुत मदद की, लेकिन उस वक्त अमिताभ के पास कोई फिल्म नहीं थी। तो एक दिन यशराज के पास जा पहुंचे और काम के लिए बोला। यशराज उन दिनों फिल्म मोहब्बतें की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने गुरुकुल के प्रिंसिपल का रोल अमिताभ को दे दिया। हालांकि इस रोल के लिए पहले बमन ईरानी चुने गए थे, लेकिन अमिताभ के आने के बाद ये रोल उन्हें दे दिया गया। फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद अमिताभ की किस्मत ने फिर से करवट ली और उन्हें एक टीवी शो मिला, कौन बनेगा करोड़पति। तब शायद अमिताभ ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि शो इतना पॉपुलर होगा। इस शो ने अमिताभ का जीवन ही पलट दिया। अमिताभ ने अपना सारा लोन चुका दिया और लाइफ फिर से पटरी पर आ गई। एक बार इंटरव्यू में परेश रावल ने कहा कि संघर्ष और मुश्किल के इस दौर में भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। परेश रावल ने बिग बी की सराहना करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन से बहुत कुछ सीखने जैसा है। कई बार वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से इतना जाहिर कर देते हैं जितना दूसरे एक्टर बोलकर भी नहीं कर पाते। और सच में सदी के इस महानायक से बहुत कुछ सीखने जैसा है, चाहे वो रियल लाइफ के बारे में हो या रियल लाइफ के बारे में। आप देख रहे हैं स्टार्स बी टाउन और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं स्टार्स बी टाउन और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।